गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हमने देखा था कि बादशाह सरेन अपने मैजिक से बेहोशान और याली को बेहोश करके उनकी पास्ट लाइफ की सभी यादें उन्हें याद दिला रही थी अपने मैजिक के थ्रू। बेहोशान और याली बेहोश थे। बेहोशान और याली को अपने पास्ट लाइफ की सभी यादें याद आ रही थी। बेहोशान को याद आ रहा था कि कैसे उसके पेरेंट्स की डेथ के बाद मिस्टर जियांग उन्हें उसकी फैमिली में ले आए थे, उसे अडॉप्ट किया था। बेहोशान को याद आ रहा था कि कैसे वो जियांग चैंग बहुत मस्ती करते थे। वो और जियांग चैंग लड़ते थे तो याली सीधे ही उनकी लड़ाई को सुलझाती थी अपनी लोटस सूप के साथ। कुछ टाइम बाद बेहोशान, याली और जियांग चैंग को पढ़ने के लिए गुसू क्लैन जाना पड़ा। ऐसे ही कई अच्छी यादें बेहोशान को याद आ रही थी। अब बेहोशान देखता है कि सभी क्लैंस पे हमला हुआ था वैन क्लैन का, कि वैन क्लैन वालों ने लैन क्लैन, जियांग क्लैन, नी क्लैन सभी क्लैंस पे हमला किया हुआ था, जिसके कारण मैडम यू और मिस्टर जियांग की मौत हो गई थी। जियांग चैंग ने अपनी कोर खो दी थी। बेहोशान को याद था कि कैसे उसने अपनी कोर जियांग चैंग को दी थी, जिसके कारण उसे डेमोनिक कल्टीवेशन अपनानी पड़ी। बेहोशान ने उन सभी क्लैन की मदद की थी वैन चाओ और वैन लुहान को मारने में। पर तब क्या हुआ, जब बेहोशान ने उनकी मदद कर दी तब उन क्लैन लीडर्स को लगा कि कहीं बेहोशान की ओवर पावर होने के कारण वो दूसरा वैन लुहान या वैन चाओ न बन जाए। बेहोशान से वो एक टाइगर सील लेने के लिए सभी क्लैन लीडर्स उसके खिलाफ हो गए। बेहोशान वो चीज़ें देखकर बहुत टूट चुका था। बेहोशान का दर्द तब बढ़ जाता है जब वो देखता है कि उस लड़ाई में उसकी बहन भी मर गई थी। बेहोशान जैसे ही देखता है कि उसकी बहन की जान भी उसी बैटलफील्ड में चली गई, जिसके कारण बेहोशान ने सुसाइड कर लिया, या फिर कहा जाए तो उस मौके का फ़ायदा उठाकर सभी क्लैन लीडर्स और ख़ासकर उसके भाई ने उसकी जान ले ली। बेहोशान को उस पल में खुद की मौत से ज़्यादा अपनी बहन की मौत, जो उसके कारण हुई भी नहीं थी, उसका दर्द था। ये सभी यादें याली ने भी देखी है। याली तो बहुत जल्दी एक दिन में ही याली को होश आ गया था और याली सभी को बताती है कि वो बेहोशान नहीं था जिसने उसकी जान ली, वो कोई और था। पर बेहोशान होश में नहीं आया था। अब 2 दिन बीत चुके थे, बेहोशान अब भी होश में नहीं था। बादशाह सरेन को भी अब टेंशन होने लग गई थी, क्योंकि उनके मैजिक का असर अब बेहोशान पे नहीं हो रहा है। और मैडम यू चिंता के मारे बहुत रो रही थी, क्योंकि उनका बच्चा होश में ही नहीं आ रहा जब से उसे चीज़ें याद आई हैं। और बेहोशान अब जीने की सभी राहें छोड़ चुका था। उसे अब जीने में कोई इंटरेस्ट बचा ही नहीं था, क्योंकि उसको लग रहा था कि उसने दूसरी ज़िंदगी भी किस लिए ली है। अब उसकी ज़िंदगी में है ही क्या वो अब वापस लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करने आया है। बादशाह सरेन कहती है मैडम यू से कि बेहोशान के ऊपर कोई मैजिक काम नहीं कर रहा। फिर याली कहती है कि एक बार मैं ट्राई करना चाहूँगी। बादशाह सरेन कहती है कि तुम्हारे पास कोई मैजिक नहीं है। याली कहती है कि प्यार सबसे बड़ा मैजिक होता है, एक बार मैं अपने छोटे भाई को बुला के देखूँ कि शायद वो मेरी बात सुन ले, क्योंकि अब मैं उसकी छोटी बहन हूँ। याली बेहोशान के पास जाती है और कहती है, गगा आप होश में नहीं आ रहे। याली बहुत प्यार से बेहोशान को बुला रही थी। बेहोशान याली की आवाज़ सुन के बहुत खुश था कि उसकी बहन जिंदा है। बेहोशान खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था कि वो अपनी आंखें खोले और याली को गले लगाए और कहे कि सिजे आप जिंदा हैं, आप ठीक हैं। बेहोशान याली की आवाज़ सुन के अपनी आंखें खोल लेता है और उठते ही याली को गले लगाता है और कहता है कि सिजे मुझे माफ़ करना, मेरे कारण आपकी जान गई, सारी मेरी गलती है। याली बेहोशान को संभालती हैं और कहती है कि उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, वो कोई और था जिसने मुझे मारा। बेहोशान तब भी शांत नहीं हो रहा था, तो बादशाह सरेन उन्हें कहती है कि मैं तुम्हें पास्ट लाइफ का वो व्यू दिखा सकती हूँ। बादशाह सरेन अपने मैजिक से दिखाती हैं कि वो बेहोशान की फ्लूट नहीं, वो किसी और की फ्लूट की धुन थी, जिसके कारण याली की डेथ हुई थी। बेहोशान ये देखकर तब जाकर काम डाउन होता है और गुस्से में भी आ जाता है कि उस इंसान की हिम्मत कैसे हुई याली को मारने की। बेहोशान उसे मारना चाहता था, पर बादशाह सरेन उसे बताती है कि वो इंसान बहुत पहले ही मारा जा चुका है। मैडम यू बेहोशान के पास जाके उसे संभालती हैं और बेहोशान मैडम यू के गले लग के भी बहुत रोता है और कहता है कि मैंने आपका प्रॉमिस नहीं रखा। मैडम यू कहती है कि पुरानी बातों को तुम भूल जाओ, अब वो लाइफ तुम्हारी है जो तुम्हें याद आनी थी, जो तुमने याद कर ली, पर उसमें जीने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो तुम हो अब उसमें जियो, क्योंकि अब बीते हुए पल वापस तो नहीं आ सकते, पर हमारा फ्यूचर हम भले सुधार सकते हैं। ऐसा कहते हुए मैडम यू बेहोशान के फोरहेड पे एक किस करती हैं और कहती है तुम चिंता मत करो,
हम लोग यहाँ से जाने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। सभी क्लैन लीडर्स भी उस रूम के बाहर ही खड़े हुए थे। उन्हें सारी बातें सुनाई आ रही थी और लैन सिचेन, जियांग चैंग और लैन वांगजी वहाँ अंदर खड़े हुए थे। जियांग चैंग जाता है और वे wuxian से माफ़ी मांगता है और वे wuxian उसे माफ़ कर देता है, शायद एहसान का बदला चुकाने के लिए ही कि उसके फैमिली ने उसे पास्ट में इतना पाला था, और या फिर कहा जाए कि पास्ट लाइफ में जियांग चैंग ने ही उसके साथ अच्छा व्यवहार किया था। उसका बदला चुकाने के लिए ही वे wuxian ने उसे माफ़ कर दिया। वांगजी का दिल जानता था कि वे wuxian ऐसा कुछ नहीं कर सकता। इतने सालों से लैन वांगजी वे wuxian के लिए ही तो तड़प रहा था। लैन वांगजी बहुत खुश हो गया था ये जान के कि अब कोई नहीं कह सकता कि वे wuxian ने कुछ किया है। लैन वांगजी वे wuxian के पास जाता है, उसके सामने खड़ा होता है। वे wuxian उसे कुछ कहने ही वाला था कि लैन वांगजी जल्दी से उसके लिप्स पे एक किस कर देता है। और फिर थोड़ी देर बाद वो वे wuxian से दूर हटता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वे wuxian ये सुनकर बहुत खुश हो गया था कि लैन वांगजी उससे बहुत प्यार करता है, पर वे wuxian एक बार कंफर्म करना चाहता था, इसलिए वो पूछता है कि तुमने क्या कहा। लैन वांगजी फिर से रिपीट करता है कि मैंने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। wuxian को कंफर्मेशन मिलते ही वे wuxian लैन वांगजी को उसकी वेस्ट से पकड़ के खींचता है और एक डीप किस करता है। wuxian और लैन वांगजी की टंग एक दूसरे के साथ खेल रही थी। उनका सलाइवा बिल्कुल मिक्स हो चुका था। ये अपने सामने इतनी हॉट किस होते देख सभी क्लैन लीडर्स, मैडम यू, गौशन सेरेन, सब लोग शर्मा रहे थे। उनके कान पिक हो चुके थे कि ये लोग कितने बेशर्म हैं, उनके सामने ही किस किए जा रहे हैं। सेरेन वे wuxian के रूम की ओर ही आ रहे थे क्योंकि वे wuxian 2 दिन से बेहोश था। उन्हें पता करना था कि वे wuxian होश में आया या नहीं, पर जैसे ही वो रूम के अंदर का व्यू देखते हैं वो शॉक्ड में चले जाते हैं कि उनका नेफ्यू और वे wuxian किस कर रहा है, वो भी इतने बेशर्मों की तरह सबके सामने, और सभी लोग उन्हें आके फाड़ फाड़ के देख रहे हैं। लैन चैन तो ये देखकर बेहोश ही होने वाले थे कि लैन सिचेन जाके उन्हें संभालते हैं और कहते हैं अंकल आप ठीक तो है ना। लैन चैन कहते हैं ये देखने के बाद मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, मेरे को तो एक वैद्य की ज़रूरत है। लैन चैन उन्हें बताने के लिए कि यहाँ पे कोई और भी है वो अपना गला साफ करते हैं, पर वे wuxian और लैन वांगजी के कान में तो कोई आवाज़ ही नहीं पहुँच रही थी कि यहाँ पे कोई है भी या नहीं। तो वो एक लैन चैन बड़ा सा एक पॉट लाते हैं और अपने अंकल को देते हैं। वो पॉट लैन चैन उठा के फोड़ देते हैं, तब जाके वो आवाज़ वे wuxian और लैन वांगजी के कानों में पहुँचती है कि अच्छा यहाँ पे कुछ गिरा क्या। wuxian पूछता है क्या हुआ। वो सामने देखता है लैन वांगजी कि सभी लोग आके फाड़ के उसे ही देखे जा रहे हैं। वो तो शर्मा जाता है और वे wuxian की गर्दन में अपना फेस छुपा लेता है। wuxian देखता है कि वो लोग उन्हें देख रहे हैं। wuxian कहता है आप लोगों को शर्म नहीं आती कि 2 प्यार करने वालों को ऐसे किस करते हुए कोई देखता है। भी लोगों का मुंह वहाँ पे खुला का खुला रह जाता है wuxian की ये बात सुन के। वो लोग तो सोच रहे थे कि वो wuxian पे डांटेंगे, उस पर चिल्लाएंगे कि वो कैसे पब्लिक में ऐसे ही किस कर सकता है, कि वो देख नहीं रहा था कि यहाँ पे कितने लोग हैं, पर उल्टा है वे wuxian ही उन पे चिल्ला रहा है। वे wuxian मैडम यू की ओर देखता है और कहता है कि मदर देखो मैंने मेरे लिए ओमेगा ढूंढ लिया, आपको क्या लगता है कि ये परफेक्ट रहेगा या नहीं। मैडम यू भी वे wuxian के ही अंदाज में उसे जवाब देती हुए कहती हैं कि तुम्हारा ओमेगा तो परफेक्ट है, उसके लिए तुम सही रहोगे या नहीं मेरे को तो ये सोचना चाहिए। मैडम यू अपना गुस्सा वाला फेस दिखाते हुए मिस्टर जियांग से कहती हैं कि तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पे तुम्हें शादी की बातें करनी चाहिए। मिस्टर जियांग कहते हैं हकलाते हुए कि हाँ हाँ तुम गुस्सा क्यों हो रही हो, मैं करता हूँ ना। ऐसा कहते हुए वो लैन चैन की ओर दिखते हुए कहते हैं कि हम लोगों को इनकी शादी की बातें कर लेनी चाहिए कि इनकी शादी हम लोग कब करने वाले हैं। जी इसी तरीके से wuxian की आर्म्स में था और अपना फेस wuxian के नेक पे ही रखा हुआ था, और उतने में उनको क्लिक की आवाज़ आती है। याली ने एक wuxian की और लैन वांगजी की ऐसे ही फ़ोटो खींची थी क्योंकि wuxian ने उसे इशारों में कहा था कि जल्दी से एक फ़ोटो खींचो, और याली ने वही किया था। wuxian बोलता है कि बहुत अच्छे, ये तुमने बहुत अच्छा काम किया। याली लैन वांगजी की ओर देखती है और लैन वांगजी से पूछती है कि वो wuxian से कब से प्यार करता है। वे wuxian की ओर देखते हुए लैन वांगजी कहते हैं कि जब से उसने wuxian को देखा था वो तब से ही उससे प्यार कर रहा है। और लैन वांगजी wuxian से भी यही क्वेश्चन पूछना चाहता था पर वो कह नहीं पा रहा था, उसकी आंखें ही सब कुछ कह रही थी। wuxian वो समझ गया था। wuxian कहता है कि मैं भी तुमसे तब से ही प्यार करता हूँ जब से हम लोगों ने वुशु में सबसे पहले फाइट करी थी।
यानी कहती है कि तुम भी बोल सकते थे कि तुमने जब उसको देखा था तब से तुम प्यार में पड़े हो। ये कौन सी बात हुई कि जब लड़े थे तब प्यार हो गया। विभूषण कहता है क्योंकि मेरे को लैन वांगजी तब ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था कि जब उसने मुझसे लड़ रहा था। उसके बाद किस तरीके से हवा में लहरा रहे थे। अपनी तारीफ सुन के लैन वांगजी फिर से शर्माने लगता है और अपना फेस फिर से विभूषण के नेक पे छुपा लेता है। विभूषण के पास नेहोसन आता है और बोलता है कि ब्रदर मेरे पास आपके वेडिंग के लिए एक पहले से एडवांस गिफ्ट है, आप ये ज़रूर देखना। ऐसा कहते हुए नेहोसन विभूषण के हाथों में एक एरोटिक बुक रख देता है और कहता है कि ये आपको बहुत हेल्प करेगी। विभूषण उस बुक्स के पन्ने पलटाते हुए कहता है कि ब्रदर ने आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पर मेरे पास इससे भी कई ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं। नेहोसन एक्साइटेड होते हुए पूछता है कि आपके पास कौन सी न्यू चीज़ें हैं जो इतनी अच्छी एरोटिक बुक को पीछे छोड़ दें। विभूषण अपने मोबाइल में कुछ सर्च करता है और फिर नेहोसन को दिखाता है। विभूषण नेहोसन को सेक्स टॉयज़ के बारे में दिखा रहा था। नेहोसन बोलता है ये तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं, आपको ये यूज़ करना चाहिए, ये बहुत मज़ेदार होगा। वांगजी को अब जानना था कि जो नेहोसन सिर्फ अपनी एरोटिक बुक्स के सिवा और किसी चीज़ की तारीफ नहीं करता, वो विभूषण को दिखाई हुई ऐसी कौन सी चीज़ों की तारीफ पर तारीफ किए ही जा रहा है। वांगजी विभूषण की मोबाइल की ओर देखने ही वाला था, पर विभूषण जल्दीबाजी में मोबाइल बंद करते हुए कहता है कि तुम्हें उन चीज़ों को देखने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं तुम्हें पूरा लाइव एक्सपीरियंस दूंगा, तुम उन चीज़ों को देख क्यों रहे हो। और नेहोसन कह रहा था लैन वांगजी की ओर देखते हुए कि आप बहुत इंजॉय करना। वांगजी को नेहोसन के चेहरे पे वो नोटी स्माइल दिख रही थी जब वो कह रहा था कि आप बहुत इंजॉय करना। लैन वांगजी समझ रहा था कि ये लोग अपने दिमाग में कोई नोटी और खुरापाती आइडिया सोच रहे हैं। फिर दूसरी ओर लैन चेरन, मैडम म्यू और मिस्टर जियान विभूषण और लैन वांगजी की शादी की बातें कर रही थी। मैडम म्यू कह रही थी कि वो शादी होने के बाद विभूषण और लैन वांगजी को लेकर अपने मॉडर्न वर्ल्ड में चले जाएंगे और समय समय पे विभूषण और लैन वांगजी यहाँ पे उनसे मिलने आते रहेंगे। मिस्टर लैन चेरन ये समझ नहीं पा रहे थे कि वो लोग यहाँ आएंगे कैसे। मैडम ये बताती हैं कि विभूषण को अपनी पास्ट लाइफ सब याद आने के बाद विभूषण की पावर्स भी जल्दी ही उसके पास वापस आ जाएगी और विभूषण अपने पावर्स के थ्रू मॉडर्न और पास्ट लाइफ में वापस आ जा सकता है। लैन चेरन लैन वांगजी के साथ विभूषण की शादी के लिए मानना तो नहीं चाहते थे, पर विभूषण शरण के आगे वो लोग कुछ कह भी तो नहीं सकते। पर इतना होने के बाद भी लैन चेरन कहते हैं कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है कि लैन चेरन मानेंगे या फिर नहीं मानेंगे? दैट इज इनफ फॉर टुडे, बाय।